Hello, good morning to all. I am Dr. Kalpana Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College, अजमेर। बच्चों, आज मैं जो टॉपिक आपको समझाने जा रही हूँ वो बीएससी पार्ट 2 का पेपर 3 जो कि प्रतिरक्षा विज्ञान से संबंधित टॉपिक है, उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। उसके अंदर हम लोग क्या क्या देखेंगे आज कि प्रतिरक्षा क्या होती है, प्रतिरक्षी तंत्र क्या होता है और प्रतिरक्षा विज्ञान क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के अंदर भी हम इसकी डेफिनेशन एंड टाइप्स, इसके बारे में हम आज इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। अब इम्यूनोलॉजी, जिसको कि हम बोलते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान, इम्यूनोलॉजी क्या होती है? इम्यूनोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। इम्यून का मतलब प्रतिरक्षी, या इम्यून, और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। लॉगस का मतलब होता है स्टडी। इट मीन्स इन इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी। तो प्रतिरक्षा विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा के बारे में हम बात करते हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं इम्यूनोलॉजी की और हम कह रहे हैं इम्यूनिटी, देन द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी क्या है? प्रतिरक्षा क्या होती है? तो बच्चों, प्रतिरक्षा होती है द रेजिस्टेंस विच इज पजेस्ड और एक्वायर्ड, रेजिस्टेंस which is possessed or acquired by an individual against a particular disease. प्रतिरक्षा क्या होती है? इम्यूनिटी क्या होती है? प्रतिरक्षा क्या होती है? प्रतिरक्षा जो होती है हमारे शरीर के द्वारा जो प्रतिरोधकता उत्पन्न होती है किसी भी प्राणी के अंदर, अगर कोई बाहर से रोग उसको लग रहा है और शरीर उसके लिए, उसका प्रतिरक्षी तंत्र उसके लिए उसका विरोध कर रहा है कि बीमारी नहीं लगे, तो किसी भी तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रतिरक्षा। दो शब्दों से मिलकर प्रति और रक्षा। अगर बाहर से कोई हमारे पैथोजन आ रहा है और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, कोई डिजीज कॉज कर रहा है, और शरीर का इम्यून सिस्टम या शरीर का अंदर जो प्रतिरक्षी तंत्र है वो उससे लड़ने की क्षमता रख रहा हो, तो इस चीज को हम बोलते हैं इम्यूनिटी। सो इम्यूनिटी इज अ रेजिस्टेंस विच इज possessed or acquired by an individual against an incoming pathogen. यहाँ पे हमने इम्यूनिटी की बात की। अब हमारे शरीर और इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यूनिटी तो हमने देख ली कि रोगों से लड़ने की क्षमता जो हमारे शरीर में है, प्रतिरक्षी तंत्र। अब हम बात करते हैं व्हाट इज इम्यून सिस्टम। प्रतिरक्षी तंत्र क्या है? प्रतिरक्षी तंत्र हमारे शरीर के अंदर वो तंत्र है जो कि हमारे शरीर के अंदर, जिसके अंदर प्रतिरक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं, या एंटीजन, एंटीबॉडी एंड बाहर से कोई भी एंटीजन आता है तो हमारे शरीर में उसके फलस्वरूप एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाती है, और हम एंटीजन एंटीबॉडी के फलस्वरूप हमारे शरीर को प्रतिरक्षा उत्पन्न की जाती है। तो ये सिस्टम हमारे शरीर के अंदर एक प्रतिरक्षी तंत्र पाया जाता है। अब हम बात करेंगे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म की। हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर दो तरह का डिफेंस मैकेनिज्म या बचाव का उपाय पाया जाता है। दो तरह के हमारे प्रतिरक्षा के उपाय पाए जाते हैं।
एक जो मैकेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक, और दूसरा होता है स्पेसिफिक डिफेंस। नॉन स्पेसिफिक जो कि विशिष्ट नहीं है, और स्पेसिफिक डिफेंस जो कि विशिष्ट होता है। तो दो तरह के हमारे शरीर के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म पाए जाते हैं। पहले हम बात करेंगे नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म की। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म हम इसको इसलिए कहते हैं, इट इज कंसिडर्ड एज नॉन स्पेसिफिक बिकॉज इट इज नॉट स्पेसिफिक अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पैथोजन। इसको हम नॉन स्पेसिफिक इसलिए कहते हैं कि ये किसी भी पैथोजन के प्रति स्पेसिफिक नहीं होता, इसलिए हम इसको नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। इसका उदाहरण है फीवर, इन्फ्लेमेशन, एक्सट्रैक्ट, शरीर में बुखार आ जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, सबके अंदर ये नॉन स्पेसिफिक मैकेनिज्म पाया जाता है। विच इज नॉन स्पेसिफिक मीन्स विच इज नॉट स्पेसिफिक अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक पैथोजन। जबकि स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म जो हमारी बॉडी का होता है उसके अंदर हमारे अंदर it refers to as the what it refers to as host can direct a specific against according to a particular microbe or outside agent। इसका मतलब बाहर से जो भी हमें अटैक कर रहा है, जो भी हमारे को पैथोजन आ रहा है, उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी उत्पन्न होगी, एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होगी, तभी ये शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान कर पाएगा। तो ये जो चीजें हैं, और इसका उदाहरण क्या है? वर्टिब्रेट्स। इसका उदाहरण क्या है? अब मैं आपको बताने जा रही हूं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कितनी प्रकार की होती है? इम्यूनिटी जो है बेसिकली वो दो तरह की होती है। दो तरह की प्रतिरक्षा हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। कौन कौन सी? एक तो होती है इन्नेट, और दूसरी होती है एक्वायर्ड। एक तो होती है इन्नेट या जन्मजात जिसको हम बोलते हैं, और दूसरी होती है एक्वायर्ड या अभिग्रहित। दो तरह की इम्यूनिटी पाई जाती है। इन्नेट के बारे में अगर हम बात करें तो इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो नेचुरल होती है, जन्मजात होती है, प्रकृति से हमें मिलती है। दूसरा, पहला तो ये होती है नेचुरल, प्राकृतिक होती है। दूसरा, ये नॉन स्पेसिफिक होती है, विच इज नॉट स्पेसिफिक अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजन। मैंने अभी आपको डिफेंस मैकेनिज्म बताया था। तो एक तो नेचुरल होती है, प्रकृति से हमें मिलती है, और दूसरी ये नॉन स्पेसिफिक होती है। थर्ड, इट इज इंडिपेंडेंस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। इंडिपेंडेंट ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। हम इसको अपने एक्सपीरियंसेस से नहीं सीखते, ये हमें प्रकृति से ही मिलती है। इसका उदाहरण है फेगोसाइटोसिस, एंड लाइसोजाइम्स। जो हमें इन्नेट मीन्स टू बी बॉर्न विद, जो जन्म से मिलती है, जो कि प्राकृतिक होती है, जो नॉन स्पेसिफिक होती है, जो कि विशिष्ट नहीं होती, जो कि हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस पे इंडिपेंडेंट होती है, और जिसके उदाहरण है फेगोसाइटोसिस एंड लाइसोजाइम्स। दूसरी तरह की जो इम्यूनिटी होती है वो होती है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है अभिग्रहित, जो हमें जन्म से नहीं मिलती और जिसको हमें ग्रहण करना पड़ता है, जिसको हमें ग्रहण करना पड़ता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है, जो हम ग्रहण करते हैं, विच इज एक्वायर्ड मीन्स जो हम आउटसाइड से ग्रहण करते हैं, इस तरह की इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है। जैसे मान लीजिए वैक्सीनेशन करते हैं, जैसे तो वैक्सीनेशन के अंदर डीपीटी, पोलियो, इनका टीका लगाते हैं तो बाहर से एंटीजन देते हैं। अगर पोलियो की एंटीजन डालेंगे तो पोलियो की एंटीबॉडी उत्पन्न होगी, और
एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो उसमें केवल पोलियो को ही प्रतिरक्षा प्रदान की जाएगी, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक, विच इज स्पेसिफिक अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पैथोजन। एक्वायर्ड, अब हम देखेंगे कि ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये दो तरह की होती है। यहां तक मैंने आपको समझ में आ गया, इनेट और एक्वायर्ड। अब हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह की होती है। एक तो होती है एक्टिव या सक्रिय, और दूसरी होती है पैसिव या अक्रिय। दो तरह की इम्यूनिटी है, एक्टिव और पैसिव। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले हमको ये डिस्कस करना पड़ेगा कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। तो एक्टिव इम्यूनिटी जब हम देखते हैं, जो एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है और उसके फलस्वरूप हमारे शरीर के अंदर उसकी स्पेसिफिक एंटीबॉडी डेवलप होती है, तो और उसके फलस्वरूप हमें प्रतिरक्षा उत्पन्न की जाती है, तो उसको हम सक्रिय, इसका मतलब हमारे शरीर का इसके अंदर प्रतिरक्षी तंत्र सक्रिय होता है। इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी बिकम्स एक्टिव, वेयर इज इन पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी के अंदर हमारे शरीर का प्रतिरक्षी तंत्र एक्टिव नहीं होता। इस तरह की प्रतिरक्षा हमको बाहर से एंटीबॉडीज डाल करके दी जाती है। तो एक्टिव और पैसिव का आपको अंतर समझ में आ गया। और मैं इनके अंतर बताती हूं कि इन एक्टिव इम्यूनिटी द रेजिस्टेंस इज डेवलप्ड by an individual in response to an antigenic stimulus, whereas in passive immunity, the immunity that an individual acquires by receiving antibodies or sensitized WBC from another immune system, किसी दूसरे के इम्यून सिस्टम से हम एंटीबॉडीज निकाल करके इसके अंदर जब देंगे तो वो पैसिव होगा, अक्रिय होगा, खुद का प्रतिरक्षी तंत्र काम नहीं करेगा। इसमें एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर इंडिविजुअल का खुद का प्रतिरक्षी तंत्र काम करता है अगर कोई बाहर से स्टिमुलस या एंटीजन प्रोड्यूस होता है तो ये हमने देखा एक्टिव और पैसिव। अब हम देखेंगे कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी भी जो होती है वो दो तरह की होती है। वो कौन कौन सी होती है? एक एक्टिव इम्यूनिटी होगी नेचुरल एक्टिव या प्राकृतिक सक्रिय, और दूसरी तरह की होगी आर्टिफिशियल एक्टिव। सक्रिय, प्राकृतिक सक्रिय, और आर्टिफिशियल या विच इज नॉट नेचुरल, आर्टिफिशियल सक्रिय। इसी तरह पैसिव इम्यूनिटी भी जो होती है नेचुरल पैसिव और आर्टिफिशियल पैसिव। अब हम इसको एक एक करके, ये तो आपको समझ में आ गया ना सक्रिय और अक्रिय में क्या अंतर है। सक्रिय मतलब जब इम्यून सिस्टम इंडिविजुअल का सक्रिय हो, एंटीजन बाहर से आए, उसके फलस्वरूप शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र से एंटीबॉडी उत्पन्न हो और दोनों की रिएक्शन होने से शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान की जाए। जबकि पैसिव इम्यूनिटी के अंदर शरीर का कोई भी प्रतिरक्षी, जो उसका खुद का प्रतिरक्षी तंत्र तो सक्रिय होता नहीं है और उसको बाहर से किसी डोनर से हमको एंटीबॉडी लेकर के हम किसी इंडिविजुअल को देनी पड़ती, तब प्रतिरक्षा उत्पन्न की जाती है। अब हम धीरे धीरे एक एक करके बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी की। एक्टिव नेचुरल सक्रिय प्राकृतिक इम्यूनिटी क्या होती है? तो नेचुरल इम्यूनिटी जो होती है एक्टिव नेचुरल, व्हेन इम्यूनिटी इज डेवलप्ड बाय द रिस्पॉन्स ऑफ एन एंटीजन दैट एंटर्स थ्रू नेचुरल इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, जब कोई भी एंटीजन बाहर, नेचर के अंदर जो एंटीजन होता है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है और हमारे शरीर का प्रतिरक्षी तंत्र सक्रिय होता है, तो इस तरह की इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं? एक्टिव नेचुरल। नेचर के अंदर कोई स्टिमुलस है और वो हमारे शरीर को प्रभावित कर रहा है और उसके प्रति हमारा शरीर का प्रतिरक्षी तंत्र रिस्पॉन्स कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नेचुरली एक्टिव। अब दो तरह की जो मैंने इम्यूनिटी आपको बताई थी, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, इनके अंदर एक बेसिक डिफरेंस और क्या है
कि एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर खुद का प्रतिरक्षी तंत्र काम कर रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का हो रहे हैं, तो इसलिए एक्टिव इम्यूनिटी हमेशा कैसी होगी, लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक चलने वाली। जबकि अक्रिय प्रतिरक्षा या पैसिव इम्यूनिटी जो होगी वो शॉर्ट टेम्परेरी होती है या शॉर्ट टाइम वाली होती है। शॉर्ट टाइम में क्या होता है कि कोई भी एंटीबॉडी आप किसी डोनर से लेकर के किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करा रहे हैं, कुछ समय तो वो जिस इलाज को उसको ठीक करना है किसी डिजीज को, तो वो शरीर में रहेगी, उसके पश्चात वो एक्सक्रीशन के साथ कुछ समय बाद वो हमारे शरीर से बाहर निकाल दी जाती है और उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो अब वो कैसी हो जाती है, पैसिव हो जाती है, अक्रिय हो जाती है, मतलब वो खत्म हो जाती है, बाद में डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इस तरह की प्रतिरक्षा कैसी होगी, टेम्परेरी। तो एक्टिव इम्यूनिटी इज लॉन्ग लास्टिंग, वेयरएज पैसिव इम्यूनिटी इज ऑलवेज टेम्परेरी। तो जब हम नेचुरल एक्टिव की बात करेंगे तो नेचुरल एक्टिव भी कैसी होगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी, लंबे समय तक चलेगी। इसका उदाहरण है स्मॉल पॉक्स और मम्स। इसका उदाहरण है स्मॉल पॉक्स और मम। उसके बाद में हम बात करते हैं एक्टिव आर्टिफिशियल, एक्टिव सक्रिय आर्टिफिशियल इम्यूनिटी विच इज अटेन्ड बाय वैक्सीनेशन। आर्टिफिशियल में क्या होगा, आर्टिफिशियल का मतलब हमारे नेचर के एक्सपोजर से हमारे शरीर का प्रतिरक्षी तंत्र काम नहीं कर रहा, हमको बाहर से उसको वैक्सीन दे, विच इज अटेन्ड थ्रू वैक्सीनेशन, टीकाकरण। आपको मैं टीकाकरण की बात बताती हूँ। वैक्सीनेशन क्या होता है, जब मतलब बर्थ होता है तो बच्चे को हम टीके लगवाने के लिए लेके जाते हैं। तो टीके में क्या होता है, डीपीटी, टिटनेस, पर्ट्यूसिस, इसके बच्चों के टीके लगते हैं। तो टीके से क्या होता है, जो टीका होता है वो एंटीजन होता है, उसके फलस्वरूप शरीर के अंदर क्या होती है, उसकी एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है और फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से बच्चे का जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है और इस तरह वैक्सीनेशन से हम बच्चे को प्रतिरक्षा उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि नेचर के एक्सपोजर से नहीं आ रही है, उसमें हम आर्टिफिशियली बाहर से एंटीजन डाल रहे हैं जिसके फलस्वरूप प्रतिरक्षा उत्पन्न की जा रही है। और इस वैक्सीनेशन का जो क्रेडिट है वो जाता है सर एडवर्ड जेनर। सर एडवर्ड जेनर जो थे वो बहुत अच्छे इम्यूनोलॉजिस्ट थे, जिनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया था, उनके फार्म हाउस के अंदर काफी सारी गाय थी, भैंसें थी। तो एक बार उनकी जो काव थी उसको स्मॉल पॉक्स हुई भी थी, तो उसको हम काव पॉक्स बोलते हैं। तो जब उसको काव पॉक्स या उसकी गाय को चेचक हो गई तो उनके ऊपर छोटे छोटे ब्लिस्टर या छोटे छोटे फफोले से हो गए। तो उनकी जो दूध वाली, जो उस गाय का दूध निकालती थी, उसके हाथ के ऊपर भी कुछ समय बाद एडवर्ड जेनर ने देखा कि इसके हाथ पे भी फफोले डेवलप हो गए हैं। फिर उन्होंने क्या करा कि उस मिल्क मेड से वो फफोलों के अंदर से वो निकाल करके पस और एक हेल्दी मैन में इंजेक्ट कर दिया। तब उन्होंने देखा कि जो वो पस डाल रहे थे वो क्या था, एंटीजन वो जो एंटीजन इम्यूनाइज डोनर के अंदर से निकाल करके उन्होंने एक हेल्दी पर्सन में डाला और उसके फलस्वरूप उस हेल्दी पर्सन के अंदर भी क्या हुआ, एंटीबॉडी डेवलप हो गई और इस तरह से वो पर्सन भी क्या हो गया, इम्यूनाइज्ड हो गया। इस तरह की इम्यूनिटी को हम कहते हैं एक्टिव आर्टिफिशियल, जिसमें वैक्सीनेशन किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं नेचुरली पैसिव इम्यूनिटी या अक्रिय प्राकृतिक प्रतिरक्षा। नेचुरल इम्यूनिटी जो है, नेचुरल अक्रिय प्रतिरक्षा के अंदर द इम्यूनिटी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मदर टू द चाइल्ड पैसिवली ट्रांसफर होती है बच्चे के अंदर। जैसे जो मदर मिल्क होता है, प्लेसेंटल ट्रांसफर ऑफ इम्यूनिटी फ्रॉम मदर टू फीटस थ्रू प्लेसेंटा, ये इसका उदाहरण है। इसके बाद हम आते हैं पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी इज द ट्रांसफर ऑफ इम्यूनिटी फ्रॉम एन इम्यूनाइज्ड डोनर टू अ नॉन इम्यून रिसिपिएंट बाय ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज, और ये टेम्परेरी होती है और नॉन स्पेसिफिक होती है। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने ये सब चीजों को देखा, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, डेफिनेशन। थैंक यू।